हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कि अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन एब्सेंट हो तो ऐसे एग्रीमेंट्स का क्या प्रभाव होता है। तो एज पर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यानी ऐसा एग्रीमेंट शून्य होता है। और सेक्शन 25 में इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जिनमें बिना कंसिडरेशन के भी एक एग्रीमेंट वैलिड हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि वो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं। जिसमें पहला एक्सेप्शन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जो कि सेक्शन 25 के क्लॉज 1 में दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ इट इज मेड आउट ऑफ द नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मतलब अगर कोई एग्रीमेंट नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो तो ऐसा एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ऐसे एग्रीमेंट तभी इन्फोर्सेबल होते हैं जब ये लिखित में और रजिस्ट्रीकृत हों। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, ए अपने बेटे बी को नेशनल लव एंड अफेक्शन के कारण अपना घर देने का वादा करता है और ए ऐसा प्रॉमिस रिटन में करता है और उसको रजिस्टर्ड भी करवा लेता है। तो भले ही यहाँ पर कंसिडरेशन ना हो फिर भी ये एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। सेकेंड एक्सेप्शन है कॉम्पनसेशन फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज, जिसे सेक्शन 25 के क्लॉज 2 में बताया गया है, which means a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable। मतलब अगर कोई व्यक्ति पहले ही स्वेच्छा से कोई कार्य कर चुका है और बाद में दूसरा व्यक्ति उस कार्य के लिए उससे पूरा या भागता प्रतिकर यानी कॉम्पनसेशन देने का वादा करता है तो ऐसा प्रॉमिस वैलिड और इन्फोर्सेबल होता है। थर्ड एक्सेप्शन है अ प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। इसे सेक्शन 25 के क्लॉज 3 में बताया गया है, अकॉर्डिंग टू विच अ टाइम बार डेट कैन नॉट बी रिकवर्ड एज पर द लॉ ऑफ लिमिटेशन, हाउएवर अ प्रॉमिस टू रीपे सच डेट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। जिसका मतलब है कि कोई ऐसा पुराना डेट जिसको वसूल करने की समय सीमा खत्म हो चुकी है और अब उसे कानूनी रूप से वापस ना लिया जा सकता हो, तो यहाँ अगर बोरोवर यानी जिसने डेट लिया था वो रिटर्न में ये प्रॉमिस कर दे कि वो ये डेट चुकाएगा तो ऐसा एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के भी इन्फोर्सिएबल होगा। टाइम बार डेट को पे करने के लिए किया गया एग्रीमेंट सिर्फ तभी इन्फोर्सिएबल होगा जबकि कुछ कंडीशंस फुलफिल हो। जिसमें पहली कंडीशन है कि जो डेट हो वो टाइम बार्ड हो, मतलब उसको वसूलने की जो समय सीमा है वो कानूनी रूप से समाप्त हो चुकी हो। सेकेंड कंडीशन है दैट द डेटर प्रोमिसेस टू पे द टाइम बार्ड डेट इधर फुली और इन पार्ट, यानी ऋण लेने वाले ने ऋण को पूरा या उसका कुछ हिस्सा चुकाने का वादा किया हो। थर्ड कंडीशन है दैट द प्रॉमिस इज इन रिटन, यानी कि ऐसा प्रॉमिस लिखित रूप में होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है सच प्रॉमिस मस्ट बी साइंड बाय द डेटर और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट, कि ऐसा जो प्रॉमिस हो वो ऋण लेने वाले ने या उसके एजेंट द्वारा साइन किया गया हो। तो अगर ये सभी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो टाइम बार डेट को पे करने का प्रॉमिस बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होता है। अब फोर्थ एक्सेप्शन है एजेंसी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। मतलब एक एजेंसी के निर्माण में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे कि एक व्यक्ति को एजेंट के रूप में कार्य करने की अथॉरिटी देने के लिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ए ने बी को यह अथॉरिटी दी कि वो सी के सामने ए के एजेंट के रूप में कार्य करे और बी इस कार्य को करने के लिए अपनी सहमति दे देता है। तो यहाँ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के भी कोर्ट के समक्ष इन्फोर्सिएबल होगा और यहाँ ए बी के द्वारा किए गए एक्ट से बाउंड होगा जो उसने सी के समक्ष ए के बिहाफ में किए थे। तो ये थे कुछ एक्सेप्शंस जिसमें बिना कंसिडरेशन के भी एक एग्रीमेंट वैलिड हो जाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।